Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from chapter 10th, class 9th, gravitation, and it is from NCERT book. बड़ा ही important numerical है और बहुत बार इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. Now what is the numerical? The numerical is on my back screen, आप देख पा रहे हैं. The numerical is if the distance between the two masses is increased by a factor of 4, by what factor would the mass of one of them have to be altered to maintain the same gravitational force? Now what he said, मैं दोबारा repeat कर रहा हूँ. If the distance between the two masses is increased by a factor of 4, by what factor would the mass of one of them have to be altered to maintain the same gravitational force? वो क्या कह रहा है, हमें बड़े ध्यान से देखें. वो कह रहा है कि आपके पास दो बॉडीज हैं. सपोज दिस इज द फर्स्ट बॉडी having the mass is say m1 and this is the second body having the mass is say m2 and they are separated by a distance say r. मैंने यहां पर क्या लिया, दो बॉडीज ले लिया आपके सामने. दिस इज द फर्स्ट बॉडी हैविंग द मास इज से m1, दिस इज द सेकंड बॉडी हैविंग द मास इज से m2 एंड बोथ दीज बॉडीज आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस से r. तो अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है कि इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगेंगे और वो होंगे g m1 m2 बाई r स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस. अब वो कह रहा है कि अगर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस मैं इंक्रीज कर दूं बाय ए फैक्टर ऑफ 4, तो बताओ कि बाय व्हाट फैक्टर वुड द मास ऑफ वन ऑफ देम हैव टू बी अल्टर्ड टू मेंटेन द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स. अब वो हमें क्या कह रहा है कि ये जो दो बॉडीज हैं, दिस सपोज दिस इज द फर्स्ट बॉडी जिसका मास था m1. अब इस बॉडी का मैं मास ले लेता हूं m1 से m1 डैश, एंड दिस इज द सेकेंड बॉडी जिसका मास था m2 से हो गया m2 डैश, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया r से r डैश. मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द मासेस विल बी चेंज टू r डैश एंड मासेस m1 m2 से हमने चेंज कर दिए m1 डैश m2 डैश. तो वो कह रहा है कि बताओ ये मासेस किस फैक्टर से चेंज होंगे कि इन दोनों के बीच में जो अब ग्रेविटेशनल फोर्स हो वो सेम हो. तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं. अगर हमने एक न्यू सेटअप बनाया है जिसमें मासेस हमारे m1 से m1 डैश हुए हैं, m2 से m2 डैश हुए हैं और डिस्टेंस r से r डैश हुआ है, तो न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स मान लेते हैं वो f डैश है और वो है g m1 डैश m2 डैश बाई r डैश का स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. लेकिन उसने क्या कहा था, कीपिंग द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स. तो बताओ कि मास किस फैक्टर से वेरी करेंगे. मैं कहता हूं कि चले फोर्सेस जो ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेम है, तो चेक करते हैं कि मासेस किस फैक्टर से वेरी होंगे. तो g m1 डैश m2 डैश बाय r डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर. लेकिन अब हमने जो डिस्टेंस है वो किस फैक्टर से इंक्रीज किया है, 4 से. पहले डिस्टेंस था r, अब डिस्टेंस है r डैश. इट मींस r डैश इज 4 टाइम्स ऑफ r. तो यहां पुट करेंगे तो g m1 m2 बाई r डैश की जगह रखेंगे 4r का स्क्वायर, दैट इज g m1 m2 बाई r स्क्वायर. इट मींस g m1 m2 बाई 16r स्क्वायर इज इक्वल टू g m1 m2 बाई r स्क्वायर. r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म होगा
नाउ G से G जाएगा आपके पास, तो आपके पास आ गया m1 डैश m2 डैश बाय 16 इज इक्वल टू m1 m2। दैट इज इसका जो रिजल्ट आया हमारे पास m1 डैश m2 डैश इज इक्वल टू 16 ऑफ m1 m2। इसका मतलब अगर दो मासेस हैं m1 और m2, अगर किसी भी एक का मास 16 टाइम्स कर दिया जाए तो उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स सेम होंगे, क्योंकि उसने हमें यही कहा था अगर डिस्टेंसेस पहले वाले का 4 टाइम्स हो गया, बाय व्हाट फैक्टर वुड द मास ऑफ वन ऑफ देम हैव टू बी एल्टेड टू मेंटेन द सेम ग्रेविटेशन। तो मासेस जो हैं, अगर दो मासेस हमारे पास है तो इसमें से कोई भी एक मास की आप बात कर लो, वो पहले वाले मास का कितना करे कि ग्रेविटेशनल फोर्स सेम आए। तो आप ध्यान से देखिए, हमारा रिजल्ट आया है m1 डैश m2 डैश इज इक्वल टू 16 ऑफ m1 m2। इसका मतलब वन ऑफ द मास हैव टू बी एल्टेड बाय ए फैक्टर ऑफ 16 टू मेंटेन द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब दो मासेस में से एक मास को पहले वाले मास का 16 टाइम्स होना होगा, तभी ग्रेविटेशनल फोर्सेस सेम आएंगे। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और पेपर में इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स है ये 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और आज इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको सिखाया कि अगर पेपर में इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, और आगे भी इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स आपको मिलते रहें और आप इसको समझकर पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल से जुड़ना होगा, मेरे चैनल पर जाना होगा। वहाँ पर YouTube पे आप सर्च करेंगे PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र, मेरा चैनल खुलेगा, मेरी फ़ोटो आएगी। देन उसके बाद आप एक सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जितनी भी इन फ्यूचर जो वीडियोस हैं जो मैं इन टॉपिक से रिलेटेड डालने वाला हूँ वो ऑटोमेटिकली आप तक ट्रांसफ़र हो जाए और आप वहाँ से इन वीडियोस को देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि अगर पेपर में इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हमें कैसे उनका अटेम्प्टेशन करना है। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।